सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय आरंभ करेंगे। ओम ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। ततो नमस्कारं करोमि। आज के स्वाध्याय का विषय जी दीदी प्रणाम। अवांछनीय अभिवृद्धि के दुष्परिणाम, चेतन अवचेतन एवं सुपर चेतन मन, वाङ्मय नंबर 22। आज का वाचन आदरणीय रूली दीदी करेंगी तथा सार प्रस्तुतिकरण आदरणीय डॉक्टर के.डी. जोशी भाई साहब करेंगे। दीदी आपसे निवेदन है आप वाचन आरंभ कर दें। जी दीदी सभी को सादर प्रणाम। चेतन अचेतन मन, पृष्ठ संख्या 2.104। आज का विषय है अवांछनीय अभिवृद्धि के दुष्परिणाम। अभिवृद्धि की कामना सभी करते हैं और विस्तार को प्रगति एवं सफलता का चिन्ह माना जाता है। इतने पर भी यह ध्यान रखने योग्य है कि अभिवर्धन स्वस्थ और संतुलित होना चाहिए, अन्यथा अनावश्यक फैलाव कई बार उल्टी समस्या बन जाता है। शरीर में चर्बी बढ़ जाने से जो स्थूलता आती है वह आंखों को भले ही यह संपन्नता का चिन्ह लगे और मोटा व्यक्ति भले ही अपनी समृद्धि की सेखी बघारे पर, वस्तुतः यह बढ़ा हुआ भार हर दृष्टि से असुविधा ही उत्पन्न करता है। सूजन आने से किसी अंग की स्थूलता बढ़ सकती है, पर उससे किसी को कोई सुविधा या प्रसन्नता नहीं हो सकती। सुविधा साधनों की बढ़ोतरी के लिए मची हुई आतुर भगदड़ के फलस्वरूप संपन्नता बढ़ी है। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि इससे स्वस्थ विकास का कोई उपयोगी आधार खड़ा हो रहा है। प्रगति एवं समृद्धि की प्रशंसा तभी की जा सकती है जब वह सही साधनों से उपलब्ध हुई हो और उसका उपयोग किसी श्रेष्ठ प्रयोजन के लिए किया जाता हो। इसके विपरीत यदि अवांछनीय तरीकों से वृद्धि हुई है और बढ़ोतरी का उपयोग अनुपयुक्त प्रयोजन के लिए किया जाना है, तो निश्चय ही इस उन्नति की तुलना में वह सामान्य स्थिति ही अच्छी थी, जिसमें असंतुलन उत्पन्न होने की शंका तो नहीं थी। उदाहरणार्थ अपने समय से औसत मनुष्य के बढ़ते हुए मस्तिष्क भार को लिया जा सकता है। मस्तिष्क पर चिंताओं का भार बढ़ने की बात यहाँ नहीं कही जा रही है, वरन उस तथ्य का उल्लेख किया जा रहा है जिसके अनुसार खोपड़ी के भीतर भरे हुए पदार्थ के भार और विस्तार दोनों में ही बढ़ोतरी हो रही है और उस अभिवृद्धि के कारण लाभ नहीं हो रहा, वरन उल्टा ही घाटा सहना पड़ रहा है। यह वृद्धि वैसी ही है जैसे कुसंस्कारी की उसकी बढ़ी हुई संपदा दुष्ट दुर्गुणों को बढ़ाने का निमित्त बनती है। हाल ही में ब्रिटिश चिकित्सकों ने परीक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला है कि मानव मस्तिष्क का भार निरंतर बढ़ रहा है। लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकिट्री के प्रोफेसर
कोरमेलिश एवं डॉक्टर एच मिलर ने अपनी प्रामाणिक शोध द्वारा यह सिद्ध किया है कि मानवीय मस्तिष्क की क्षमता का निरंतर ह्रास हो रहा है। वह उस अनुपात में उसका वजन भी बढ़ाया जा रहा है। लंदन के अस्पतालों में मरने वाले 20 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के 317 स्त्री पुरुष के शवों की परीक्षा करके उन्होंने पाया कि सन 1940 से 60 के मध्य एक पुरुष के मस्तिष्क का औसत भार 1372 ग्राम से बढ़कर 1424 ग्राम हो गया। इसी अवधि में एक महिला के मस्तिष्क का भार 1242 ग्राम से बढ़कर 1264 ग्राम हो गया। इसी अनुपात में स्नायु रोगों की संख्या एवं आत्महत्या करने वालों की तादाद भी बढ़ी है। अमेरिका में प्रतिवर्ष 50,000 व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। भारत में भी आत्महत्या हेतु प्रेरित लोगों की संख्या कम नहीं है। इस वैज्ञानिकों के अनुसार भार एवं आयतन का सीधा संबंध है। मस्तिष्क के भार के अनुपात में आयतन भी बढ़ा है। इसी वजह से स्नायु रोगी का अभिव्यक्त हुआ है। ऐसा लगता है कि भौतिक सुखों की तलाश में मनुष्य के मस्तिष्क पर अधिक बोझ आ गया है। 20वीं शताब्दी के इस अभिशाप को हम मानसिक अशांति एवं रोगियों की बढ़ती संख्या के रूप में प्रत्यक्ष देखते हैं। यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि अमेरिका, जो विश्व का सर्वाधिक उन्नत, आधुनिक व सुख संपन्न राष्ट्र है, में इतनी अधिक आत्महत्याओं का कारण क्या है? आज से 100 वर्ष पूर्व का मानव अपनी सीमाओं में सुरक्षित था, शांतिपूर्ण जीवन जीता था, वह उनमें पारंपरिक प्रतिद्वंदिता नहीं थी। आज का मानव प्रतिद्वंदी है, वह मनोविकार ग्रस्त है। संप्रेक्षण की वर्तमान प्रगति मानव मस्तिष्क के लिए बोझ बन गई है। विज्ञान की अतुलनीय उन्नति ने पिछले अनेक शताब्दियों के ज्ञान को समेटकर मानव मस्तिष्क पर लाद दिया है। शरीर के कार्य करने की अपनी प्रक्रिया है। विभिन्न क्रियाएं अपनी निर्धारित गति से कार्य करती हैं। इसी निर्धारित गति, लय तथा ताल में आया अंतर संपूर्ण क्रियाओं को गड़बड़ा देता है और क्रियाओं की यह असामान्य अवस्था उसे रोगी बना देती है। प्रतिद्वंदिता, उत्तेजना तथा उलझावों के कारण मानव मस्तिष्क भावनात्मक धरातल पर कमजोर पड़ गया है। कमजोर मस्तिष्क उसकी निर्णय शक्ति का साथ नहीं दे पाता तो वह मानसिक सुप्तता के लिए दवाओं का सहारा ले लेता है और ये ही दवाएं उसे मृत्यु के नजदीक पहुंचा देती है। विक्षिप्त व्यक्ति समाज के लिए घातक एवं बोझ तथा मृत व्यक्ति के समान होता है। विक्षिप्त मस्तिष्क की उत्कृष्टता पर मानवीय प्रगति का सारा ढांचा खड़ा हुआ है। उससे अनेकानेक उपयोगी प्रयोजन सध सकते हैं, पर यह संभव तभी है जब उसका मूलभूत ढांचा अपनी स्वाभाविक एवं संतुलित स्थिति में बना रहे। इस सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि मनुष्य से बहुत वजन डालने वाला काम अत्यधिक मात्रा में न लिया जाए। दिनचर्या में यह गुंजाइश रखनी चाहिए कि हंसने खेलने, विनोद, उपार्जन एवं शारीरिक श्रम के लिए समुचित समय सुरक्षित रखा जाए। अत्यधिक श्रम लेने से मस्तिष्क की वैसी ही दुर्गति होती है जैसे एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के सारे अंडे एक साथ निकाल लेने के लोभी मालिक की हुई थी। उसके अतिरिक्त वह भी ध्यान रखा ही जाना चाहिए कि मनोविकार की उत्तेजना मन संस्थान को बुरी तरह जलाती, झुलसाती और
विषाक्त बनाती है। चिंता, भय, निराशा, द्वेष, लिप्सा, लालसा जैसे मनोविकारों का जो आवश्यक दबाव इन दिनों पड़ रहा है, वही इस मस्तिष्क भार वृद्धि का प्रधान कारण है। मोटे तौर से हर बढ़ोतरी सौभाग्य का चिन्ह मानी जाती है, पर मस्तिष्क भार का बढ़ना प्रत्यक्ष अतीव हानिकारक दुष्परिणाम उत्पन्न कर रहा है। ठीक यही बात इस समृद्धि एवं प्रगति के संबंध में की जा सकती है, जो सुविधा साधनों के रूप में बढ़ती रही है, पर उसके उपार्जन एवं उपयोग में निमित्तता का समावेश नहीं हो रहा है। विस्तार का उपयोग तभी है जब उनके स्तर में निमित्तता न आने पाए। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। वाचन में अगर कोई त्रुटि हुई है तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीदी। जोशी भाषा से निवेदन है कि वे सार प्रस्तुतिकरण करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। डॉली जी को बहुत प्रणाम बहुत भैया। धन्यवाद आप वाचन के लिए। तो गुरुदेव ने आज फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर लिया है, अवांछनीय अभिवृद्धि के दुष्परिणाम। अवांछनीय अभिवृद्धि के बारे में जो हम अगर सोचें तो ये है अप्रिय, जो इच्छा करने योग्य न हो, ऐसी अभिवृद्धि। कहीं भी हम यहाँ देखते हैं कि ऐसा हो गया है जिससे उसको संतोष ना हो। इसके कुछ उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे आजकल बहुत जगह शहरीकरण हो रहा है। हम दिल्ली में रहे, दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में हमने देखा कि लोगों विस्तार दिल्ली का हुआ, बहुत सुंदर सुंदर सड़कें बनी, एयरपोर्ट्स बने और नई नई कॉलोनियां बनी, प्लॉट्स काटे गए, अच्छे अच्छे कोठियां खड़ी हो गई। लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि जिन लोगों की जमीन जो है सरकार ने ली या जिन्होंने अपनी जमीन बेची, उनके घरों की समस्या ऐसी हो गई कि जो पैसा उनके पास इतना आ गया कि उनके जो संतान थी वो लगभग, मैं कह सकता हूं कि 95% तक के लोग जो है बर्बाद हो गए। हमने देखा कई गांव ऐसे थे जहां पर एक भी लड़का नहीं बचा परिवार में। क्या हुआ? इतना पैसा आ गया उनके पास, अंधाधुंध उन्होंने गाड़ियां खरीदी, शराब पीना, तमाम दुनिया भर की हरकतें करना और उसके बाद में मर जाना। वो युवावस्था में ही लड़के जो हैं सब खत्म हो गए, गांव के गांव खत्म हो गए। लड़के नाम की चीज कोई रही नहीं, केवल वृद्ध माता पिता और उनकी पत्नियां और बच्चे ये रह जाते थे। तो इसको हम कह सकते हैं अप्रिय इच्छा। इच्छा अप्रिय, जो इच्छा करने योग्य न हो। अब जो उनकी अभिवृद्धि हुई है, उन सब से पूछा जाए कि ये क्या अच्छा हुआ, तो उनको ये कहेंगे कि नहीं जी, ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। क्यों बुरा हुआ? उससे उनकी बर्बादी हुई। अभिवृद्धि तो उनकी हुई, बहुत तो उनके पास पैसा आया, बहुत उन्होंने अपना जमीन जायदाद दुनिया भर की चीजें की, लेकिन साथ साथ जो है वो जो बुराइयां उन घरों में आ गई उस अभिवृद्धि के कारण, तो वो उनको ले डूबा। इतने पर भी यह ध्यान देने योग्य है कि अभिवर्धन स्वस्थ एवं संतुलन होना चाहिए। अब गुरुदेव का कहना यहाँ पर यह है कि अभिवृद्धि जो है की कामना सभी करते हैं और करनी भी चाहिए, सभी को करनी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना इंसान का धर्म है। हम अच्छे जाएं, अच्छे बढ़ें, आगे बढ़ें, हमारे बच्चे आगे बढ़ें और समाज में सभी को बीच में सिर उठा के चल सकें। हमने अच्छा काम किया है, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हमने जिस तरह से भी ये समाज का काम भी कर रहे हैं, गुरुदेव का काम कर रहे हैं, इसमें अभिवृद्धि, जब तक आपके पास अभिवृद्धि नहीं होगी तब तक काम उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए।
तो यहाँ ये है कि विस्तार को प्रगति एवं सफलता का चिन्ह माना जाता है। ये है, अगर इस विस्तार को सफलता का चिन्ह, जैसे अब टाटाज हैं, बिरलाज हैं और हैं, जिन जो जो बड़े बड़े हमारे उद्योगपति हुए हैं, उन लोगों को देखा जाए तो उन्होंने कहाँ से लेके कितनी किसी, अब आप अगर उनकी स्टोरीज में जाएं तो ऐसे ऐसे छोटे लेवल से उन्होंने छोटे छोटे काम करके आगे बढ़ाया और आज लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने अपना आपके दे रखा है, एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। और दुनिया में एक ही जगह नहीं, हमारा जो विस्तार जो है बिजनेस का, उनके माध्यम से हम सारी दुनिया में बढ़ रहे हैं। और वो एक, उसको हम कह सकेंगे बहुत ही विशेष वृद्धि उसको कहा जाएगा। बहुत अच्छा जो है उन्होंने प्रगति की, और वो ऐसी प्रगति होनी चाहिए। अभिवर्धन स्वस्थ और संतुलित होना चाहिए। इसको हम कह सकते हैं कि जो अभिवर्धन उनका हुआ है वो स्वस्थ और संतुलित हुआ है, अन्यथा अनावश्यक फैलाव कई बार उल्टी समस्या बन जाता है। जैसे हमने अभी एक उदाहरण पेश किया, तो ये अगर अनावश्यक अगर है, जहां पर नीति से काम नहीं किया गया, जो पैसा कमाया गया उस पर ध्यान नहीं दिया गया कि कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, उसका मकसद क्या है, और उसको खर्च कैसे करना चाहिए, जब तक ये नहीं आएगा, तो ये गुरुदेव कह रहे हैं कि वो उल्टी समस्या बन जाता है। यहाँ पर अब गुरुदेव ने इसी छोटे से आज के जो हमारा लेख है, जो आज का हमारा स्वाध्याय है, उसमें हम देखें तो गुरुदेव ने इसमें सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सारे ही चीजों को टच किया हुआ है। हम अभी आगे देखेंगे कि इस तरह से गुरुदेव ने बताया है कि सामाजिक प्रॉब्लम्स के बारे में तो अभी गुरुदेव बता रहे हैं और हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, और ये सबको ही कोई नई बात नहीं, सभी इसको देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों के जहां पर पैसा आ जाता है, जहां पर इस तरह से अप्रिय अभिवृद्धि हो रही है, तो उनका किस तरह से बर्बादी वहां पर हो रही है, और किस तरह से आप देखते हैं कि विद्यालय में जो बच्चे हैं किस तरह से गुंडागर्दी होती है, किस तरह से जो है समाज में जो उल्टे सीधे काम होते हैं, इसके पीछे वो भी ये अवांछनीय है जो अभिवृद्धि है वही कारण होती है। अब गुरुदेव यहाँ पर शारीरिक के बारे में बता रहे हैं। शरीर में चर्बी बढ़ जाने से स्थूलता आती है। वह आंखों को भले ही संपन्नता का चिन्ह लगे और मोटा व्यक्ति भले ही अपनी समृद्धि की शेखी बखारे, पर वस्तुतः यह बढ़ा हुआ भार हर दृष्टि से असुविधा ही उत्पन्न करता है। सूजन आने पर किसी अंग की स्थूलता बढ़ जाती है, पर उससे किसी को कोई सुविधा या प्रसन्नता नहीं हो सकती। यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारा वजन बढ़ गया है सॉरी, वजन बढ़ रहा है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, हमें ब्लड प्रेशर होने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, शुगर डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज हो गई तो किडनी डिजीजेस के चांसेस हो जाएंगे, हार्ट डिजीज के चांसेस हो जाएंगे, और स्ट्रोक के चांसेस हो जाएंगे। और देखा जाए तो वहां पर जहाँ यही एक चर्बी बढ़ने की वजह से ही जो है आदमी को बहुत ही जल्दी अपना शरीर कई बार त्यागना भी पड़ जाता है। तो ये गुरुदेव इस पैरा में समझा रहे हैं हमें। सुविधा साधनों की बढ़ोतरी के लिए मची हुई आतुर भगदड़ के फलस्वरूप संपन्नता बढ़ी है, पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि इससे स्वस्थ विकास का कोई उपयोगी आधार खड़ा हो रहा हो। प्रगति एवं संपत्ति की प्रशंसा तभी की जा सकती है जब वह सही साधनों से उपलब्ध हुई हो और उसका उपयोग किन्हीं श्रेष्ठ प्रयोजनों के लिए किया जाता हो। इसके विपरीत अवांछनीय तरीकों से वृद्धि हुई है तो बढ़ोतरी का उपयोग अनुपयुक्त प्रयोजनों के लिए किया जाना है, तो निश्चय ही इस उन्नति की तुलना में वह सामान्य स्थिति है अच्छी थी, जिसमें असंतुलन उत्पन्न होने की शंका हो जाती है। तो इसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि जो हमारी जो अभिवृद्धि हो उसके लिए नीति पूर्वक ही वो पैसा कमाया जाना चाहिए, और अगर हमने कोई पैसा कमाया है, हमारे पास है, तो उसको श्रेष्ठ प्रयोजनों के लिए ही खर्च किया जाना चाहिए। श्रेष्ठ प्रयोजन हमेशा गुरुदेव ने कहा है कि पैसा कमाना, काम करना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात वहां होती है जहां उस पैसे को किस तरह से खर्च करना है ये अगर हमें नहीं आता है तो उसको हम श्रेष्ठ प्रयोजन नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ प्रयोजन वही है कि आप कमा रहे हैं तो आप समाज के लिए काम करें, आप बच्चों को सही दिशा दें, हर तरह से जितना भी जो भी
आपसे बन पड़ता है अच्छे कामों में, गुरुदेव के कामों में, हमारे साथ आंदोलनों को चलाने में। जितना भी हो सके हम लोग उसमें काम करेंगे तो वो उपयुक्त रहेगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसमें एक उदाहरण यही है कि आज हम देख रहे हैं कि शादियां, पिछली हमें अभी तो कुछ हमारे जो स्वाध्याय थे उसमें किसी में चर्चा हुई थी कि कितना अरबों रुपया हमारे हिंदुस्तान में ही एक परिवार ने एक अपने बच्चे की बेटी की शादी में खर्च किया। इसी तरह से एक ही उदाहरण नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं जहां पर होड़ लगी हुई है पैसा खर्च करने की और उसको पानी की तरह से बहाने की। उससे क्या हो रहा है, जिसके पास पैसा है वो तो खर्च कर रहा है, उसको बहा रहा है, जिसके पास नहीं है वो गलत तरीके से पैसा कमाने की सोचता है। मेरी भी कल को बेटी बड़ी हो रही है, मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, किसी भी तरह से मैंने भी जो है समाज को दिखाना कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये जो फिजूल खर्ची, इसको कहा जाएगा फिजूल खर्ची, दिखावा, बेमतलब का, जिसका कोई आधार नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि एक किस्म से दूसरों को और अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात, इसको मैं कहता हूं, कहना मतलब सभी को ये समझना चाहिए कि इसमें अगर हम बच्चे हैं उनको इस लायक बनाएं कि वो अपने पैरों पर खड़े हों। जबरदस्ती उनकी शादी के लिए लाखों रुपया, करोड़ों रुपया इकट्ठा करने की, उसको खर्च करके फिर अपने को कर्ज में दबाने की और दुनिया भर के समाज के दबाव में आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये जो फिजूल खर्ची वाली जो शादियां आज हो रही हैं उससे हमारा समाज बर्बाद हो रहा है। हमारे जितने भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जितने लोग हैं वो गलत उसका मैसेज जा रहा है। जिनके पास पैसा है वो खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो सारी जो उसका असर है वो अन्य जो हमारे आर्थिक ग्रुप्स हैं उसमें जा रहा है। वो नहीं होना चाहिए, उसको किसी तरह से रोका जाना चाहिए। जहां तक है, गुरुदेव ने इस बात पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया हुआ है कि जो शादियां में फिजूल खर्ची होती है, जो जबरदस्ती दिखावा होता है, उसको हर तरह से बंद होना चाहिए। अब एक और उदाहरण गुरुदेव यहाँ पर दे रहे हैं, औसत मनुष्य के बढ़ते हुए मस्तिष्क भार को। ये भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है कि आज जो है वैसे मस्तिष्क का जो है, हमारा जो ब्रेन कहते हैं, उसका वजन, जो आयतन है या उसका वेट है, वो बच्चा जब 2-3 साल का हो जाता है तो उस समय उसका लगभग 70-80% उसका डेवलपमेंट हो चुका होता है। और जब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे फिर वृद्धावस्था में वजन धीरे धीरे थोड़ा सा ब्रेन का वजन कम हो जाता है। लेकिन आज गुरुदेव बता रहे हैं कि यहाँ पर इस जो आज जो दौड़ लगी हुई है अननेसेसरीली खर्च करने की और ये अवांछनीय अभिवृद्धि से क्या हो रहा है, भार मस्तिष्क पर चिंताओं का भार बढ़ने की बात यहाँ नहीं कही जा रही है। चिंताओं के बारे में नहीं कह रहे हैं तो, लेकिन गुरुदेव बता रहे हैं उस तथ्य का उल्लेख किया रहा है कि जिसके अनुसार खोपड़ी के भीतर भरे हुए पदार्थ का भार और विस्तार दोनों की बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। क्या हो रहा है, जितना ही हम मोटापा होता है, जितना ही हम खान पान में अपनी अशुद्धता होती है, जितनी हम लापरवाही करते हैं, उतना ही जो है उसका असर हमारे सारे अंगों में जाता है। जैसे फैट्स है, लीवर का बढ़ जाना है, हमारी जो धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, उनमें जो है कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना है। इसी तरह से ब्रेन में भी, और तो ब्रेन में भी हमारी उसी तरह से है। मसल्स वगैरह तो नहीं होती है, लेकिन वहां पर जो टिश्यू है उसको हमारा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और कोलेस्ट्रॉल की जरूरत भी उसके लिए बनाए। लीवर में हमारे जो है कोलेस्ट्रॉल बनता है। लेकिन जब खान पान में बहुत ज्यादा लापरवाही होगी तो वो जो मसल्स में हमारी जो ब्लड वेसल्स में, हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं, किडनीज की हैं और ब्रेन में भी जो हमारी खून की नलिकाएं हैं, उनमें जो है इस तरह से, हेलो, सॉरी, हेलो,
आवाज आ रही है आपको? हेलो? जी भैया जी, आ रही है आ आवाज। रही है भैया? अच्छा, सॉरी। हाँ, ये एक बीच में कॉल आ गई थी तो मैं डिस्टर्ब हुआ। तो यहाँ पर ये बताने का गुरुदेव प्रयास कर रहे हैं कि खोपड़ी के भीतर भरे हुए पदार्थ का भार और विस्तार दोनों की बड़ी बड़ी हो रही है, दोनों की बढ़ोतरी हो रही है। ये गुरुदेव बता रहे हैं कि वहां भी हमारे ब्रेन में भी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके चारों तरफ जो है ये जो फैट्स हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और खून की सप्लाई ब्रेन के लिए कम हो जाती है, और उसका कारण जो है आगे चल करके, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर जिगर जो हमारे जो ये फैट्स हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं, उसकी वजह से भी ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं उस पर दबाव पड़ता है, उससे हमारे जो सोचने समझने की शक्ति है और इंटेलिजेंस है उसमें भी उसका उसका असर पड़ता है। लेकिन यहाँ गुरुदेव का खास कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा हार्ट अटैक और जगह ब्लड वेसल्स में ये हमारा आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और खून का दौरा कम हो जाता है, उसी तरह से ब्रेन के अंदर भी हो जाता है, और उससे स्ट्रोक्स होने का चांस, जो लकवा कहा जाएगा, और जो इस तरह की तकलीफें हैं वो बढ़ जाती हैं। वो गुरुदेव यहाँ पर खोपड़ी के भीतर भरे हुए पदार्थ का विस्तार ये बता रहे हैं कि उस अभिवृद्धि के कारण लाभ नहीं हो रहा वरन उल्टा घाटा सहना पड़ रहा है। घाटा क्या है? वही घाटा है कि उसका जो हमारी जो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं उससे स्ट्रोक से लेकर, और स्ट्रोक तो हो गया जब बड़ी तकलीफ होगी, कोई आपके बंद हो गया, कहीं कहीं पर जो है छोटे छोटे हेमरेजेस हो जाते हैं, तो उससे उसके इंटेलिजेंस में फर्क पड़ता है। तो वो अभी धीरे धीरे अगर हमको MRI वगैरह करते हैं तो पता लगता है कि वहां पर ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टरीज है उसकी वजह से छोटे छोटे ब्लीडिंग स्पॉट्स हो सकते हैं और ब्रेन की फंक्शनिंग में बहुत फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं ये वृद्धि वैसी ही है जैसे उस संस्कारी की बढ़ी हुई संपदा दुष्ट दुर्गुणों को बढ़ाने का निमित्त बनती है। ये उसी तरह की है कुसंस्कारी की बढ़ी हुई संपदा। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि कुसंस्कार से अगर जहाँ पर संपदा बढ़ रही है, उन्होंने अगर उसको पैसे का मिसयूज कर रहे हैं, तो उनका अपना तो नुकसान हो रहा है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, और समाज में भी उनकी जो है किसी तरह से हर तरह से उनको बुरा ही सुननी पड़ेगी और बुरा ही होगा, उसका फल अच्छा नहीं हो सकता। अब आगे गुरुदेव ने एक यहाँ पर उदाहरण दिया है। ब्रिटिश चिकित्सकों ने परीक्षण पर यह निष्कर्ष निकाला है कि मानव मस्तिष्क का भार निरंतर बढ़ रहा है। यहाँ पर लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री के प्रोफेसर कॉर्मलिस एवं डॉक्टर एच मिलर ने अपनी प्रामाणिक शोध द्वारा यह सिद्ध किया कि मानवीय मस्तिष्क की क्षमता का निरंतर ह्रास हो रहा है और उसी अनुपात में उसका वजन भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं हमको कि जब ब्रेन का वजन बढ़ जा रहा है और वहां पर डिपॉजिट्स हो रहे हैं, फैट्स के डिपॉजिट्स हैं, या फिर और कुछ कुछ ट्यूमर टाइप के बन जाते हैं, जगह जगह फैट बढ़ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उससे हमारे जो ब्रेन का साइज है वो बढ़ गया और उसका वजन बढ़ रहा है। तो उसके कारण जो है उसकी जो मानवीय मस्तिष्क की क्षमता, जो उसका जो इंटेलिजेंस है, जो ब्रेन के डिफरेंट फंक्शन जो काम है, उसी अनुपात में जैसे जैसे वजन बढ़ रहा है तो उल्टा उससे नुकसान हमारे उसको उस इंसान को हो रहा है जिसका मानवीय मस्तिष्क का वजन बढ़ रहा है। हमने बताया कि अभी चर्चा कर रहे थे कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कुछ थोड़ा सा उस समय जो हमारा एडल्ट ब्रेन का जो साइज होता है उससे जो सीनियर सिटीजन्स का ही है, जो आपके 70s में 80s में अगर आदमी पहुंच जाता है तो वहां पर ब्रेन के साइज थोड़ा सा कुछ ग्राम कम हो जाता है बजाय उसको बढ़ने के। अब यहाँ पर एक और उदाहरण गुरुदेव ने दिया है कि लंदन अस्पताल में मरने वाले 20 से 60 वर्ष की आयु के 397 स्त्री पुरुषों की शवों की परीक्षा करके उन्होंने पाया कि सन 1940 से 60 के बीच एक पुरुष के मस्तिष्क का वजन भार 1372 से बढ़कर 1424 ग्राम, और इसी अवधि में एक महिला मस्तिष्क का भार 1242 से बढ़कर 1264 ग्राम हो गया। इसी अनुपात में स्नायु रोगों की संख्या और आत्महत्या करने वालों की संख्या की तादाद भी बढ़ी है। अमेरिका में प्रतिवर्ष
50,000 व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ पर गुरुदेव को मतलब ये है कहने का कि जो ये जरूरी नहीं है कि सबका वजन बढ़ रहा है, ये उन लोगों का ब्रेन का वजन बढ़ रहा है जहां पर खान पान में लापरवाही है, जो अपने अपना जो हमारा डेली रूटीन है उसकी परवाह नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, प्राणायाम ध्यान नहीं देते हैं, और आपका जो है शारीरिक जो हमारी एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं वो नहीं करते हैं। जो वो करते हैं उनका नहीं होगा, ये उनके लिए है जहां पर केवल उनका जो है खाना और कमाना और खाना भी इतना कि किसी भी तरह से भी जो है वो अपने को अपने शरीर के ऊपर केवल उनका अपना शरीर और अपना डेली वो अपने शरीर के अलावा उनका केवल उनका अपना निजी ही जो हो रहता है, अपने सेल्फ सेंटर्ड, जिनको हम पीछे चर्चा कर चुके हैं लोग, इसमें वो केवल अपने शरीर के बारे में ही कंसर्न रहते हैं। तो यहाँ पर ये है कि ऐसे इन्हीं कारणों से अमेरिका में प्रतिवर्ष 50,000 व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? उनका भी इसी तरह से, अगर वो जो इंटेलिजेंस कम हो रही है और ब्रेन का वजन बढ़ रहा है या इस तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो वो वहाँ पर गुरुदेव ने बताया कि 50,000 करीब जो है व्यक्ति आत्महत्या कर रहे हैं। भारतवर्ष में भी आत्महत्या हेतु प्रेरित लोगों की संख्या कम नहीं है। यहाँ भी गुरुदेव बता रहे हैं कि धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जो सुसाइडल टेंडेंसीज हैं लोगों में बढ़ती जा रही है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार भार एवं आयतन का सीधा संबंध है। मस्तिष्क के भार के अनुपात में आयतन भी बढ़ा है एवं इसी वजन से स्नायु रोगों का अधिक हुआ है। तो गुरुदेव ने बताया है कि यहाँ पर जो ब्रेन का वजन बढ़ा है तो उसका साइज भी बढ़ा है, इसी की वजह से स्नायु रोगों का अधिक हुआ है। स्नायु रोग मतलब अब जो ब्रेन से रिलेटेड मेंटल फंक्शंस हैं और अलग अलग जैसे बीमारियां हैं, दिमागी बीमारियां हैं, वो बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है कि भौतिक सुखों की तलाश में मनुष्य के मस्तिष्क पर अधिक बोझ आ गया है। 20वीं शताब्दी के इस अभिशाप को हम मानसिक अशांति एवं रोगियों की बढ़ती संख्या के रूप में प्रत्यक्ष देखते हैं। जो पिछले 100, 150, 125 वर्षों में गुरुदेव का कहना है कि हम ये देख रहे हैं कि मनुष्य का जो उस अपने ऊपर उसका जो मेंटल जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है और मानसिक अशांति, वो अशांत है। पहले लोग आप सुनते होंगे, अपने दादाजी हैं, गाँव में लोग रहते थे, बड़े बड़े हम चाहे कहीं भी रहते थे, वो बड़े मस्त रहते थे, आपस में मिलना है, जुलना है, गपशप है, खुश रहना है, हंसी मजाक है, सब कुछ इस तरह से वो करते रहते थे और स्वस्थ रहते थे और औसतन जो है 90 साल 100 साल सभी लोग जीते थे। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है एवरेज जो लाइफ है आदमी की कम होती जा रही है, और है भी, अगर जी भी रहे हैं तो वो 40-50 साल के बाद में जो अब देखते हैं कि वो शुगर की मरीज हो गए हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए हैं, या फिर और कोई मेंटल प्रॉब्लम्स उनको हो गई हैं, या जिगर उनका खराब हो गया है, किडनी खराब हो गई हैं, डायलिसिस करा रहे हैं, रात दिन उनको दवाइयां लेनी पड़ रही हैं। तो ये गुरुदेव ने ये बताया आगे कि इसको ये देखकर आश्चर्य होता है कि अमेरिका जो विश्व का सर्वाधिक उन्नत और आधुनिक व सुख संपन्न राष्ट्र है, में इतनी अधिक आत्महत्याओं का कारण क्या है। आज से 100 वर्ष पूर्व, वही बात फिर से रिपीट यहाँ हो रही है, सीमाओं में आज से 100 वर्ष पूर्व मानव अपनी सीमाओं में सुरक्षित था, शांतिपूर्ण जीवन जीता था और उसमें पारस्परिक प्रतिद्वंदता नहीं थी। आज का मानव प्रतिद्वंदी और मनोविकार ग्रस्त है। संप्रेषण की वर्तमान प्रगति मानव मस्तिष्क के लिए बोझ बन गई है। विज्ञान की अतुलनीय उन्नति ने पिछले अनेक शताब्दियों के ज्ञान को समेटकर मानव मस्तिष्क पर लाद दिया है। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि जैसे जैसे विकास दुनिया में हम कह रहे हैं हुआ है पिछले, खास तौर पर पिछले 100-150 सालों में, तो ये जो विकास है, ये विकास केवल नाम मात्र का विकास है। अगर देखा जाए तो समाज खोखला ही बनता जा रहा है। भले ही हम लोगों ने फिजिकल दुनिया में बहुत सारी चीजों की खोज की है, बहुत आगे बढ़े हैं, तमाम अलग अलग प्रकार से हम लोगों का सारी दुनिया में उन्नति हुई है, लेकिन
शारीरिक दृष्टि से अगर हम देखें तो वो आदमी ने अपना शरीर और अपना जो स्वास्थ्य को खोया ही खोया है। शरीर के कार्य करने की अपनी प्रतिक्रिया है, क्रियाएं अपनी निर्धारित गति से कार्य करती है। निर्धारित गति, लय और ताल में आया अंतर संपूर्ण क्रियाओं को गड़बड़ा देता है। क्रियाओं की यह असामान्य अवस्था उसे रोगी बना देती है। यहाँ पे यही है कि जैसे जैसे आदमी अपने अपने लिए लापरवाह हुआ, अपने खान पान में उसने ध्यान नहीं दिया, अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज में उसने ध्यान नहीं दिया, तो वह उसका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया और वो धीरे धीरे रोगी बन गया और दवाओं पर निर्भर हो गया। उलझनों के कारण मस्तिष्क भावनात्मक धरातल पर कमजोर पड़ गया है और कमजोर मस्तिष्क उसकी निर्णय शक्ति साथ नहीं देता और मानसिक तकलीफ दवाओं का सहारा लेता है। फिर वो दवाओं का सहारा मेडिसिन लेते हैं, यही दवाएं उसे मृत्यु के नजदीक पहुंचा देती हैं। विक्षिप्त व्यक्ति समाज के लिए घातक एवं बोझ तथा मृत व्यक्ति के समान हो गया। अब जो वो आदमी होता है जो दवाओं पर एक बार निर्भर हो गया, तो उसकी दवाएं खत्म नहीं होती, कभी भी वो कम नहीं होती, वो किसी न किसी तरह से बढ़ती रहती है। कारण ये होता है कि एक दवा शुरू होती है तो उसके भी कुछ परिणाम अच्छे हैं तो उसके दुष्परिणाम ज्यादा होते हैं। उस दुष्परिणाम को ठीक करने के लिए फिर और कुछ दवाई देनी पड़ती है, उसके भी कुछ और दुष्परिणाम होते हैं और धीरे धीरे वो आदमी जो होता है खत्म ही हो जाता है और अपना शरीर त्यागना ही उसको पड़ता है। अब यहाँ पर मस्तिष्क उत्कृष्टता पर मानवीय प्रगति का सारा ढांचा खड़ा हुआ है। यहाँ पर गुरुदेव ने जो हमें अभी ये लंदन की स्टडीज बताई और ब्रेन की वेट के बारे में बताया और आयतन और उसके वजन और भार और आयतन के बारे में बताया। ऐसे ही जैसे अब हम एडवर्ड आइंस्टीन जो थे, उनके जो डेथ उनकी हुई थी 1952 में, मुझे ध्यान है इस तरह का कि 1952 में जब उनकी डेथ हुई तो उस समय एल्बर्ट आइंस्टीन की 18 अप्रैल 1985 में उनकी 1955 में उनकी डेथ हुई थी आइंस्टीन साहब की। तो उनके ब्रेन का वेट जो उस समय था 1230 ग्राम था, 1230 ग्राम, जबकि एवरेज गुरुदेव ने यहाँ पर आदमी के ब्रेन के वेट को बताया 1372 ग्राम एवरेज वेट बताया। तो यहाँ पर बताया है कि उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन का जो ब्रेन का वेट था उस समय 1230 ग्राम था और उसी समय उनके ब्रेन का पोस्टमार्टम किया गया। जैसे उनकी डेथ हुई थी तो उनके ब्रेन को देखा गया, जांचा गया, तो उसमें शिकागो की भी टीम रही, इंग्लैंड के भी डॉक्टर्स रहे। उन्होंने अपने अपने सबके पास अभी भी उनके ब्रेन के जो स्लाइड्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो उसमें उन्होंने ये पाया है कि उनके ब्रेन की कैपेसिटी तस उनका जो ब्रेन बढ़ा हुआ था उसमें इस तरह के डिपॉजिट्स कोई नहीं थे, उसमें केवल जो था न्यूरॉन्स थी, ग्लायल सेल्स कहते हैं। और उन न्यूरॉन्स को एक दूसरे से जोड़ने की जो होते हैं कॉर्पस कलोजन, एक ब्रेन के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ना है और एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ना है, वो जुड़े हुए इतने सुंदर ढंग से थे। उसकी स्टडी अभी भी चल रही है सारी दुनिया में कि किस तरह से आइंस्टीन साहब के जैसे ब्रेन को डेवलप करने के लिए क्या उन्होंने किया होगा और किस तरह का उनका अपना रूटीन रहा होगा, किस तरह का उनका खान पान रहा होगा। ये इसी में एक मैंने इसको ठीक समझा कि इसमें हम लोग इसको एग्जाम्पल को लें, क्योंकि ये भी बहुत पुरानी बात नहीं है। आइंस्टीन साहब भी अभी लगभग 100 वर्ष पूर्व ही समझिए आपकी, उनकी 70 ईयर्स ही हुए, 100 वर्ष भी नहीं हुए अभी। तो उनके बारे में ये देखा गया कि वहां पर जो नर्व सेल्स थे, ग्लायल सेल जिनको कहते हैं, वो बहुत ज्यादा थे। उनका आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था और एक ब्रेन का दूसरे ब्रेन से, राइट ब्रेन का लेफ्ट ब्रेन से, और सारी जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो ज्यादा थे और वजन, एवरेज वजन से उनका ब्रेन का वजन कम पाया गया था। तो ये जो है इस तरह से गुरुदेव बता रहे हैं कि ये प्रतिद्वंद्विता, उत्तेजना, उलझावों के कारण मानव मस्तिष्क भावनात्मक धरातल पर कमजोर पड़ गया है और वो जो है दवाओं पर डिपेंड करता है और दवाओं से फिर उसको धीरे धीरे उसकी हालत
बिगड़ती चली जाती है। आगे एक लास्ट पैरा में गुरुदेव बता रहे हैं, मस्तिष्क की उत्कृष्टता पर मानवीय प्रकृति का सारा ढांचा खड़ा हुआ है। इसके अनेकानेक उपयोगी प्रयोजन सच सकते हैं, पर यह संभव तभी है जब उसका मूलभूत ढांचा अपनी स्वाभाविक एवं संतुलित स्थिति में बना रहे। इस सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि मनुष्य से बहुत वजन डालने वाला काम अत्यधिक मात्रा में न लिया जाए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर गुरुदेव, बहुत ही खास पॉइंट यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि बहुत वजन डालने वाला काम। अब हम लोग यहाँ पर अपनी कंट्री में देख रहे हैं कि बच्चा जब 2 साल 3 साल का होता है तो उसको दुनिया भर का ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, स्कूल भेजो, प्ले स्कूल में भेजो, ये कराओ वो करो। लेकिन अभी डेवलप कंट्रीज में अगर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बच्चे को बच्चे के ऊपर खेलने कूदने के लिए छोड़ दिया जाता है उसको, और बहुत ही ज़्यादा समय उसको हंसने खेलने के लिए और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और स्विमिंग आदि कराने के लिए उसको दिया जाता है। तो यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि हम लोग जो इस समय हमें क्या करना चाहिए, दिनचर्या में इस गुंजाइश रहनी चाहिए कि हंसने खेलने, विनोदोपार्जन एवं शारीरिक श्रम के लिए समुचित समय सुरक्षित रखा जाए। हम लोग जब बच्चों का विकास करें तो उसके लिए हम ये सब चीज देखें, और अपने लिए भी जो भी हैं हम लोगों सबको किसी भी एज ग्रुप के हैं तो हम अपने लिए भी हंसने खेलने का, थोड़ा बहुत विनोदोपार्जन का और शारीरिक श्रम के लिए हम लोग कोशिश करें। अब आगे पूछ रहे हैं, पर गुरुदेव फिर कह रहे हैं, अत्यधिक श्रम लेने से मस्तिष्क की वैसी ही दुर्गति होती है जैसे एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के सारे अंडे एक साथ निकाल लेने से के लोभी मालिक की हुई थी। अब यहाँ पर फिर गुरुदेव ने कहा है कि अत्यधिक जो है श्रम भी हमें नहीं लेना है, किसी से नहीं, ना करना है न लेना है। इसका अगर ऐसा है तो इसका जो है सोने के अंडे देने वाले मालिक का क्या हाल हुआ था। उसने सोचा कि रोज एक सोने का अंडा दे रही है, इसको एक ही दिन में मार काट करके सारे अंडे इसके निकाल लिए जाए, तो वो खत्म ही कर दिया उसने काट पीट करके। इस तरह से जो वो बना है कि मतलब यही है कि सोच समझ करके हम लोग अपना जो भी कार्य करें उसके लिए बहुत सोच समझ के काम लिया जाए। चिंता, भय, निराशा, द्वेष, लिप्सा, लालसा जैसे मनोविकारों का जो अनावश्यक दबाव इन दिनों पड़ रहा है, वही इस मस्तिष्कीय भार वृद्धि का प्रधान कारण है। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी, जो ब्रेन के साइज के बढ़ने का, तो उसमें कारण यही है कि चिंता, भय, निराशा, द्वेष, लिप्सा, लालसा जैसे मनोविकारों का जो अनावश्यक दबाव है, वो इस जो ब्रेन के साइज बढ़ने का, ब्रेन का वजन बढ़ने का और ब्रेन के दुनिया भर की प्रॉब्लम्स और उसको सुसाइडल टेंडेंसीज और ब्रेन से रिलेटेड जितनी बीमारियां हो रही हैं उसका है। मोटे तौर पर अब गुरुदेव बता रहे हैं, मोटे तौर से हर बढ़ोतरी सौभाग्य का चिन्ह मानी जाती है। हर बढ़ोतरी, पैसा बढ़ता है, आपका शरीर का ठीक है, सब कुछ है, आपका हर तरह से अगर विकास हो रहा है वो ठीक है, लेकिन मस्तिष्कीय भार का बढ़ना प्रत्यक्ष अतीव हानिकारक दुष्परिणाम उत्पन्न कर रहा है। ठीक यही बात इस समृद्धि एवं प्रगति के संबंध में की जा सकती है, जो सुविधा साधनों के रूप में बढ़ती रही है, पर उसके उपार्जन एवं उपयोग में नीतिमत्ता का समावेश नहीं हो रहा है। विस्तार का उपयोग तभी है जब उसके स्तर में न्यूनता न आना पाए। तो गुरुदेव यहाँ पर नीतिमत्ता का समावेश कह रहे हैं कि अगर हम लोग उपार्जन हो रहा है तो उसको उसका उपार्जन भी हमारा जो है नीति मत्ता से हो, और उसका जो खर्च करना है उसको, वो भी काफी सोच समझ कर उसको किया जाए। और विस्तार का उपयोग तभी है जब उसके स्तर में न्यूनता न आने पाए। तो किसी भी स्तर से जो गुरुदेव चाह रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग काफी सोच समझ के इसमें काम लें, खासतौर पर जो अवांछनीय अभिवृद्धि जो है उसको न होने दिया जाए, उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाए। अगर कोई कभी ऐसा हो रहा है तो उसके दुष्परिणामों के बारे में, जैसे गुरुदेव ने बताया कि सामाजिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह से उस जो अवांछनीय अभिवृद्धि है
उसके दुष्परिणाम ही दुष्परिणाम है। एक नहीं, सब तरफ, चारों तरफ उसका दुष्परिणाम ही है। इसलिए हमें इस अवांछनीय अभिवृद्धि से बचना होगा। यह आज का इसमें गुरुदेव का सार हमको बताया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। सभी लोग अपने अपने विद्वान बैठे हुए हैं, हमारे साधक वर्ग अपने अपने बात इसमें कमेंट करेंगे। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत आपने अच्छे से चीजों को समझाया। यहाँ पे अगर भैया मैं कहूँ, जो हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं या जो गुरुजी ने कहा कि विकास हो रहा है लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। बहुत पहले एक सब्जेक्ट पढ़ाती थी मैं, मतलब एज ए एक्सपेरिमेंटल था मेरे लिए वो सब्जेक्ट, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। वहां पे कुछ टर्म थी, साधन संपन्न दुखी दारिद्र और साधन विहीन सुखी समृद्ध। तो हम साधन संपन्न तो शायद होते जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लोग, पैसा कमा रहे हैं लोग, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते, दुरुपयोग कर देते हैं। संपन्नता है लेकिन संतोष नहीं है तो दुखी है। साधन कम है, मानसिक संतोष है तो हम सुखी हैं। और जो भी आपने बताया कि नीति पूर्वक कमाना और नीति पूर्वक खर्च करना, तो अगर हम लोग देखें नीति पूर्वक कमाते हैं तो हम उसे अनीति पूर्वक खर्च ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें एक एक पैसे की कीमत पता होगी। हमने मेहनत की है 8 घंटे 4 घंटे, जो भी हमारा जिस भी तरीके का कार्य है, और उसमें जैसे हम लोगों की प्रवृत्ति है धर्म कार्य भी करना है, थोड़ा बहुत दान पुण्य भी करना है, डायरेक्ट करें इनडायरेक्ट करें, तो नीति पूर्वक कमाया हुआ पैसा नीति पूर्वक ही जाता है। मेरे फादर कहा करते थे, ना मुंह खाएगा ना आंख झुकेगी। मतलब ना हम गलत तरीके से कमाएंगे और ना ही किसी के आगे हमें झुकना पड़ेगा, यानी कि हम सम्मान से हम सुखी होकर अपना जीवन जी सकते हैं। मुझे जो समझ में आया वो कुछ ऐसा लगा। बाकी आप लोग अपने अपने विचार रखिए। धन्यवाद। क्योंकि आसपास हम सभी लोग ऐसा देख ही रहे हैं। जो भैया ने कहा कि किसानों की जमीनें गई या बेची, पैसा बहुत आया, मेहनत से नहीं कमाया था तो खर्च करने में दर्द भी नहीं लगता है। हम उसका गलत तरीके से आया हुआ पैसा गलत तरीके से ही चला जाए, चाहे वो दुर्व्यसनों में जाए, चाहे वो बीमारियों में जाए, कोई भी मार्ग हो सकता है उसके चले जाने का, क्योंकि आने का तरीका उसका, मतलब धन आने का तरीका सही नहीं था। और ऐसे ही समृद्धि भी, जो विकास भी हो रहा है, तो हम देखें हम कृषि प्रधान देश हैं, हम वातावरण को बहुत महत्व देने वाले लोग हैं, लेकिन उसी वायुमंडल से, वातावरण से, कृषि से, अपने हरे भरे खेतों से खिलवाड़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन में तनाव, बीमारियां, अव्यवस्था सभी कुछ लेते चले आ रहे हैं। तो ऐसा विकास भी हम कह सकते हैं भौतिक रूप से तो है, लेकिन आत्मिक रूप से नहीं है। शाम को जब विश्लेषण भी करेंगे तो कुछ ऐसा विशेष लगता नहीं है, क्योंकि हमने दिन भर काम किया, अनैतिक पूर्वक किसी से झूठ बोल के, किसी के साथ छल कपट करके पैसा कमाया और अगले ही दिन वो किसी न किसी रूप में चला जाता है। जी राजेंद्र भाई साहब। जी दीदी प्रणाम, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत प्रणाम। जी भैया, आवाज आ रही है आपकी? नहीं, अब नहीं आ रही भैया, फिर से एक बार
राजेंद्र भाई साहब की आवाज नहीं आ रही है। नहीं भैया, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी। नेटवर्क इश्यू लग रहा है दीदी, उनका हाँ नेटवर्क। शायद। जी जी। जी अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी बहुत अच्छी तरह से इसको समझाने का प्रयास किया है। मेरा मानना ये है, रोली जी शायद कुछ बोलना चाहते हैं, उनका हैंड रेज लग रहा है। रोली जी प्लीज। जी डॉक्टर साहब सादर प्रणाम, सभी को दीदी लोग को प्रणाम। भैया मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे लगता है कि इसके कुछ कारण जो परिवार में एक ही मतलब हम अकेले होते जा रहे हैं आज के समय में, तो कहीं ना कहीं जब हम अकेले होते हैं तो हंसना बंद थोड़ा कम हो जाता है। जो गुरुदेव ने लिखा है कि विनोद भाव, और जब अकेले रहते हैं तो डिप्रेशन ज़्यादा रहता है। आज के समय में लोगों का एक ही वो है नशा कि सबको घर बनाने हैं, खेत है चाहे नहीं है, सबको कमाना है, सबको घर लेना है। माता पिता भी घर लिए, फिर उनके बच्चे भी घर लिए, फिर उनके भी बच्चे लेंगे, और एक इकट्ठा किसी को नहीं रहना है, सबको अलग अलग अकेले ही रहना है। अब इसमें मैं खुद ही शुरू से अपने बच्चे जब से बड़े हुए लेके बाहर ही रहती हूँ पढ़ाने के लिए। अभी मैं जब कुछ दिनों से अपने ससुराल में हूँ, कुछ कार्य है, काम भी बहुत होते हैं। अकेले लोग सोचते हैं कि हम अकेले रहेंगे तो काम कम रहेंगे, लेकिन वैसे और ज्यादा रहता है। ऐसे भले ही काम ज्यादा रहता है, लेकिन 4 लोग हैं तो 4 लोग करते हैं, और लोग स्वस्थ रहते हैं जब इकट्ठा रहते हैं। और इस वजह से पहले के लोग मानसिक रोगी कम होते थे और आत्महत्याएं पहले कम होती थी, इसलिए कि इकट्ठे परिवार में एक साथ रहते थे, जहाँ तक मुझे समझ में आया। और अभी तो सबको अकेले अकेले रह के लोग करेंगे क्या, इधर उधर, या तो जो लोग जॉब वाले हैं अपना जॉब करते हैं, प्रेशर बना रहता है, घर पे काम करो, खाना बनाओ, ये करो, टिफिन भरो, जाओ समय से, फिर समय से आओ, फिर अपना वही मतलब रोजीमर्रा में लगे रहो। जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनका तो फिर भी सही है कि हम लोग का तो एक समय सदुपयोग हो रहा है। और मैं इतने दिनों से अपने ससुराल में हूँ, चाहे पहले भी कभी कभी आती थी, रहती हूँ, मैं बहुत ही कम आती हूँ, लेकिन जब भी आती हूँ बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। मतलब ऐसा अब एक होता है, हम भी लोग गायत्री परिवार के ही हैं, लेकिन जो प्रेम अपने परिवार में है वो कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अपने परिवार में सबको इकट्ठे रहना चाहिए। धन्यवाद भैया, सभी को प्रणाम। जी रोली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज हम सब फेस कर रहे हैं, इसका कारण अंग्रेजों का शासन और मैकाले जी की कृपा हमारे ऊपर जो रही है कि हमारी जो आध्यात्मिक हमारी संस्कृति को खत्म करके ही जाएं, वो यहाँ से छोड़ना है तो वो छोड़ के जो गए हैं, वो जो जो बीज हमारे यहाँ बो के गए हैं, हमारे समाज को जिस तरह से उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके रख दिया है, हमारे यहाँ जो आपस में बैर मनमुटाव और जो कास्टिज्म और ये और वो हुआ है, उसके परिणाम हैं। और बच्चे आजकल समझते नहीं हैं। इसका कारण भी हम कहेंगे तो हम खुद ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। हम ही ने कोशिश की कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत ही आगे बढ़ेंगे, और उनको ऐसे ऐसे वातावरण में, ऐसे ऐसे विद्यालयों में, आगे इंस्टीट्यूशंस में उनको भेजा है कि जहाँ पर वही अंग्रेजों की जो नीति थी वो उनको पढ़ाई जाती है, वही रैगिंग वहाँ होती है, वही उनको सिखाया जाता है। अपने पर सेंटर्ड रहो, मस्त रहो, खाओ पियो, ये ऐस करो, वो ऐस करो। वही ऐस करना जो है, वही चीजें धीरे 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 समाज जो आज है, गुरुदेव ने का जो दर्द है, गुरुदेव ने जो बार बार इतना आज से 70-80 साल पहले हमको ये जो उनके साहित्य में हमें लिखने पढ़ने को मिल रहा है, वो गुरुदेव का दर्द था।
वो दर्द वही था कि जो हमारे समाज को तोड़ करके, हमारे समाज को छिन्न भिन्न करके, हमारी संस्कृति को खत्म करके जो प्रयास दुनिया में हुआ, उसको संजोने की जरूरत है, उसको अच्छा करने की जरूरत है। वही जो हमारा जो गुरुकुल टाइप की जो टीचिंग्स थी, उस तरह का जब तक हमारा फिर से बीजारोपण इसका नहीं होगा, हम नहीं समझते कि हमें कुछ बहुत कुछ मिलने वाला है। हमें उसको हर तरह से इसको चेंज करना पड़ेगा। उसको चेंज करने के लिए एक ये जो हमारी जो जनरेशन है, उसको सबसे ज्यादा इस पर उसकी भूमिका मैं कहूँगा रहेगी। हम ही ने बर्बाद किया है, हम ही को इसको ध्यान दे करके उठाना भी पड़ेगा। इसको जो आज बर्बादी है, उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, हम भी इसमें उतने ही हमारा भी उतना ही योगदान रहा है जितना सबका है। तो चाहे हम गायत्री परिवार के हैं, चाहे हम बाहर के हैं, गलतियां तो हमने की हैं, हमने भी कम नहीं की है। हम भले ही आज कोशिश कर रहे हैं अपने को संभालने की, लेकिन समाज इतना पर खोखला हो चुका है कि उसका असर कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन गुरुदेव के बताए अनुसार अगर हम चलते हैं, और जो हम लोग, हमारा परिवार इस समय जो प्रयास कर रहा है, दुनिया में सारे अखिल विश्व में हम लोग जो गुरुदेव के साहित्य को ले जा रहे हैं, उनकी बातों को बता रहे हैं, तो लगता है कि धीरे धीरे परिवर्तन तो आना है, और विश्व गुरु भी बनना है। ये बनेगा तभी जब गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर हम सब चलेंगे। और जहां तक सवाल समस्याओं का है, ये जो गुरुदेव ने आज अवांछनीय वृद्धि के दुष्परिणामों के बारे में जो चर्चा की है, गुरुदेव ने सारे ही जितने भी हमारे जो लेसन्स हैं वो हमको मिल रहे हैं, उनमें सब में इस समाज की जो खोखलेपन की और बीमारी जो आज हो गई है, उसके बारे में ही संभलने के लिए ही हमको प्रेरणाएं दी हैं। वही इसमें भी बहुत अच्छी तरह से गुरुदेव ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। जी, सभी को प्रणाम। जी। गुरुदेव कुछ और चीज हमें बताना चाह रहे हैं, इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। तो धन कमाना कभी भी हमारे वेदों में या हमारे जो शास्त्रों में गलत नहीं बताया गया, नीति पूर्वक, बल्कि एक प्रार्थना है कि 100 हाथों से कमाए, 1000 हाथों से बांटे। उसमें पहले ये चीज बता दी गई है कि धन कमाना नीति पूर्वक, मेहनत ईमानदारी से गलत नहीं है, मेहनत करिए, सब कुछ कमाइए, लेकिन उसको 1000 हाथों से बांटने का जो है, मतलब लक्ष्मी के संग में सरस्वती जी भी बहुत जरूरी है। दूसरा, गुरुदेव ने कई बार हमें बार बार उनके साहित्य में आता है कि एक आम आदमी का जीवन जियो, और जो कुछ आपके पास है वो एक्स्ट्रा जो भी है, मतलब उसके अलावा जो बचता है वो समाज का है। तो हम लोग तो गुरुदेव की कृपा ये समझते हैं कि ये जो ईश्वर की अमानत है, समाज की अमानत है, उसको खर्च करना का, हमें अनर्गल खर्च करने का हमें हक नहीं है। जिनका दिया हुआ है, जिन्होंने हमें एक्स्ट्रा दिया है, वो हमें उन्हीं की जो है बगिया की को अच्छा बनाने के लिए, समाज को उन्नत करने के लिए, और उन्हीं के लिए हमें खर्च करना चाहिए। ये 2 पॉइंट बताते हैं गुरुदेव बार बार साहित्य में अपने। तीसरा ये है कि अब जो ये दिखावा और ये अनर्गल जो है, ये आजकल वैभव का प्रदर्शन है, वो मुझे तो लगता है कि सामाजिक अपराध है। अगर हम ये कर रहे हैं तो हम एक गलत मैसेज दे रहे हैं समाज में, और हम अपराधी हैं उसके लिए, क्योंकि हम गलत मैसेज दे रहे हैं तो और लोग उसी को फॉलो करेंगे, तो उसमें हम भी भागीदार हैं। अगर हम कुछ अच्छी ऐसी कुछ काम करके दिखा रहे हैं कि कुछ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम ठीक कर रहे हैं। हम कम से कम उसमें ये तो नहीं कर रहे कोई गलत मैसेज दे रहे हैं, हम समाज के प्रति कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो इन कुछ चीजों का हमें यही सब ध्यान देना होगा, उस पर गहन चिंतन की जरूरत है। और लेकिन ऐसी बात भी नहीं है, अभी जो शादी हुई ठीक है, उसकी चर्चा बहुत है, लेकिन मीडिया का भी देखिए। अभी उसके बाद अडानी जी ने शादी कर, उन्होंने क्या, कैसा उनका मतलब चिंतन कैसा था, वो खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन है, सब जानते हैं, उनकी वाइफ डॉक्टर है, उनका अलग तरह का सोच है। उन्होंने जो अंबानी ने शादी करी, उससे दुगना खर्च किया, और सिर्फ घर में मतलब दुगना जो है डोनेट किया, अपने घर में बैठ के सिंपल मैरिज करी, और फिर बाद में मैसेज दे दिया कि जो है हमने, ये तो एक हमारा अपने फैमिली गैदरिंग थी और ये हमने किया है। और उनके बेटा बहू ने, उन सब ने ये सब उसमें एक वो लिया, प्रण किया कि हर साल हम लोग इतने 100 कन्याओं की, विकलांगों की हम शादियां कराएंगे, उनको हम इतना इतना डोनेशन देंगे, और उनका आगे डेवलपमेंट के लिए हम लोग बहुत कुछ करेंगे।
मैरिज एनिवर्सरी के दिन। मतलब कितनी अच्छी अच्छी सोच है। और जो धन उन्होंने जिसमें दिखावे में बर्बाद करना था, उसको उन्होंने यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और ये बहुत सारे जो सामाजिक अच्छे कार्य हैं, जो जन कल्याण के कार्यों में खर्च करने का, उससे डबल पैसा और कोई दिखावा नहीं। लेकिन हमारे मीडिया ने जो है वो सब तो बहुत दिखाया, यहाँ ये हो रहा है यार, ये नहीं दिखाया कि जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी कमी है वो किसी को, बहुत कम लोगों को कहीं तक पता है। तो ये मीडिया को ये भी देखना चाहिए कि ऐसे चीजों का ज्यादा प्रचार प्रसार हो कि भाई देखो अच्छा काम भी तो हो रहा है, और उन्होंने उससे दुगना पैसा जो है वो समाज कल्याण के लिए दिया। कितनी अच्छी बात है। देखिए इसी तरह की गुरुदेव के मतलब जो जो भी वो हमें कहना चाहते हैं वो कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन उस वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। इसी तरह से करना की जरूरत है। आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप उसे जन कल्याण के लिए खर्च करिए, एक सिंपल लाइफ जिए, और बाकी जो जिनको जरूरत है उनके लिए सोच समझ के उनको डोनेट करिए, और उससे ही समाज का भला होगा। वही हमारे जो है हमारे शास्त्रों का हमें आदेश भी है, वही हमारा धर्म भी है, वही हमारे गुरुदेव चाहते हैं, और वही करना हमारा परम कर्तव्य भी है। जी सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और सही बात है, देखा जाए तो जो इस तरीके की दिखावे की चीजें हैं बहुत जल्दी लोगों की नजर में आ जाती है, और जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, शांति से कर रहे हैं, कहीं कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, वो सामने आती है, पर थोड़ा समय लगा के आती है। तो बिल्कुल सही बात है, हर व्यक्ति को अपना जो भी उनका दायित्व है वो सही से निभाना है। जैसे मीडिया का काम है कि लोगों तक सही जानकारी देना। कुछ अगर वो दिखावा मतलब कुछ गलत, या कहें किसी को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, तो जो एक शांति से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे ऐसे ही सूरत में एक हीरा व्यापारी हैं, वो भी हर वर्ष गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं। बस एक छोटी सी खबर आती है और उसके बाद उस पर कोई चर्चा नहीं होती। तो निश्चित रूप से दीदी परिवर्तन तो है और परिवर्तन होगा। जैसे भाई साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, आने वाली पीढ़ी को हमें ही समझाना है। और हम जो बहुत ज्यादा प्लानिंग करके आजकल काम करते हैं, देखा जाए तो प्लानिंग तो ऊपर वाले के हाथ में है, गुरु सत्ता के हाथ में है, ईश्वरीय सत्ता के हाथ में है। अगर हम ईश्वरीय सत्ता, गुरु सत्ता के जो भी उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई हैं उनके अनुरूप चलते रहते हैं तो जीवन सार्थक चलता है। और हम जो अपनी प्लानिंग बहुत ज्यादा लगा देते हैं वही मस्तिष्क पर भार बना देता है, और कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग्स, वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं, और वो हमारे शरीर, हमारे समाज और हमारे आसपास दिखाई देने लगती है। जी, वैसे समय समापन की तरफ है। अगर कोई अन्य भाई बहन, दीदी भैया लोग कुछ कहना चाहें तो सादर आमंत्रित है। कक्षा को समापन की तरफ फिर ले जाया जाए। आइए, आज का स्वाध्याय बहुत अच्छा रहा। इसी भाव के साथ आज हम अपनी कक्षा को विराम देते हैं। ओम शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत कक्षा में धन्यवाद। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम सभी को। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव, जय माता जी।